और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आ रही। दरअसल यहां पर जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन गैस टैंक में रिसाव की खबर है और टैंक में रिसाव के बाद के वजह से आसपास के इलाकों में गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। और आप स्थिति देखिए, ये नासिक की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ पूरे देश में हर एक अस्पताल के बाहर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, तो वहीं ये तस्वीरें जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में यह हादसा हुआ नासिक महाराष्ट्र में, जहां पर एक ऑक्सीजन टैंक में रिसाव हो गया। और संकेत पाठक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संकेत, ये कितना खतरनाक, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार रिसाव हो रहा है, क्या स्थिति है? आज बिल्कुल आपको बताऊं कि अब से कुछ ही देर पहले की ये घटना है, जब नासिक का जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है उसके बाहर ठीक ये टैंकर खड़ा हुआ था ऑक्सीजन का और उसमें लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से जो पूरा इलाका है हॉस्पिटल के साथ साथ जो आसपास का इलाका है वहां पर गैस फैल गई है और जिसकी वजह से अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत हुई हो इस तरीके की बातें सामने नहीं आई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार कोशिश कर रही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए और किस तरीके से ये लीकेज हुआ है उसको सबसे पहले रोका जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और वही इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताऊं कि हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं कि कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से जो कोविड अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और यही टैंकर में ऑक्सीजन लेकर आई गई थी, जिसके बाद ये लीकेज हुआ और एक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी घटना होते होते फिलहाल टल गई है। लेकिन जो लीकेज है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और आसपास के इलाकों में जो डिजास्टर की टीम है। ये हुआ कैसे संकेत? सबसे बड़ी बात ये कि कहां पर कोई ऐसी कमी हो गई, क्या ऐसी लापरवाही हो गई, किसी तरह की कोई बात सामने आ रही है क्या? देखिए, सबसे पहला काम है कि लीकेज को रोकना, क्योंकि आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर घनी आबादी भी रहती है। यही वजह है कि सबसे पहले जो प्रशासन के लोग हैं या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लीकेज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो आसपास के इलाकों में फैल गई है, लोगों के घरों के अंदर भी गैस जा रही है, यही वजह है कि सबसे पहले उसको रोकने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ये जांच की जाएगी कि आखिर ये लीकेज कैसे हुआ, क्या किसी कर्मचारी की कोई गलती है इसके पीछे, वो तमाम चीजों पर जांच की जाएगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि वहां पर कोविड के पेशेंट भी मौजूद हैं, इसके अलावा घनी आबादी भी वहां पर आसपास रहती है। ऐसे में उस गैस की वजह से किसी को दिक्कतें ना हो, सबसे पहले वो काम किया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन संकेत, ये ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में रिसाव है तो जाहिर सी बात है इससे जो रिसाव हो रहा है वो ऑक्सीजन की गैस है। लेकिन ये इस तरीके से इसका रिसाव होना भी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या खतरा हो सकता है लोगों को, किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, ये जो टैंकर है ये ऑक्सीजन से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह इसको जाकिर हुसैन अस्पताल के लिए लाया गया था और ये अस्पताल के कंपाउंड के ठीक बाहर पार्क किया गया था और वहीं पर ये लीकेज हुआ है। फिलहाल जो खबरें हैं लगातार हम वहां के प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि इस लीकेज के बाद जो गैस फैली है उससे कोविड के जो मरीज हैं वहां पर भर्ती हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, क्योंकि उनकी कंडीशन पहले से ही खराब है और हो सकता है कि इस गैस के रिसाव से छोटी मोटी दिक्कतें लोगों को भी हो सकती हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं कि आग लगने की कोई घटना ना हो या कोई अन्य समस्या वहां पर ना हो, लीकेज किस तरीके से रोका जाए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी जो है वो जब ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी उसके बाद तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। ठीक है संकेत, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये नासिक की तस्वीरें हैं जहां पर ये आप देख रहे हैं कि कैसे एक ऑक्सीजन टैंकर में रिसाव होने लगा और यहां पर अब इस रिसाव को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज के बाहर ये टैंकर खड़ा था जिसमें अचानक से रिसाव होने लगा। जैसा कि संकेत बता रहे हैं कि आसपास के रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनके घरों में भी
ये गैस पहुंच गई है और फिलहाल इस रिसाव को रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और चलिए अब हम बात करेंगे हमारी मुहिम यानी कि ऑपरेशन ऑक्सीजन की। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ संकेत पाठक मेरे सहयोगी मौजूद हैं मुंबई से, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हैं और प्रशांत देव दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का रुख मैं करूंगा और आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले बता दें कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दरअसल सीरम ने यह कहा है कि राज्य सरकार को दिए जाने वाले वैक्सीन की जो कीमत होगी वो 400 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जबकि खुले बाजार में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए रखी गई है। यानी कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के इसे खरीदेंगे, खुले बाजार से खरीदेंगे, तो 600 रुपए प्रति वैक्सीन इसकी कीमत चुकानी होगी कोविशील्ड की। कोरोना वैक्सीन बाजार में बेचने की योजना के तहत दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ने यह जानकारी दी है। हालांकि ओपन मार्केट में 600 रुपए रखी गई है इसकी कीमत, लेकिन जब राज्य सरकारों को दी जाएगी तो कोविशील्ड राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज दी जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, दरअसल कोविशील्ड को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है कि उसकी कीमत तय हो गई है। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के दमोह से एक खबर है, जहां पर जिला अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी मच गई। दरअसल कल देर शाम जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के बीच जैसे ही ऑक्सीजन की कमी की खबर फैली, परिजन स्टोर रूम पहुंच गए। सिलेंडर के स्टोर रूम में घुस करके मरीजों के परिजनों ने एक के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर मरीजों के पास वो ले जाने लगे और वो वहां से सिलेंडर उठाने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते ऑक्सीजन सिलेंडर की एक तरह से मानो लूट मच गई। अस्पताल कर्मचारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो परिजन उनसे उलझ गए। लोगों के इस तरह के रवैये को देखते हुए अस्पताल कर्मी सारी व्यवस्था छोड़ करके बाहर आ गए। हालांकि बाद में किसी तरह से परिजनों को समझाया गया, लेकिन दरअसल परिजनों की स्थिति, उनकी मना स्थिति इस बात से समझी जा सकती है कि जब उन्हें लगा कि उनके अपने ऑक्सीजन की कमी के चलते कहीं दम ना तोड़ दें, इसी वजह से वो किसी भी हाल में ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी ना हो, इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन की छीना झपटी तक हो गई और वहां पर स्टोर रूम में जाकर के परिजन ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाने लगे। भर्ती उनके रिश्तेदारों एक एक दो सिलेंडर उठा उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर सर्वनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बाहर करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता मौजूद है, साथ ही फेनिक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर डीके गुप्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत, पहले मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। प्रशांत, देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, उसको लेकर के लगातार सरकारों की तरफ से भी अपनी अपनी कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली में भी फौरी तौर पर ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन अभी की स्थिति क्या है? प्रशांत, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी 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 सऊद, देखिए, अभी की स्थिति, जो ताजा स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। एक समस्या बस इतनी है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। ये क्राइसिस अभी बनी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा कि ऑक्सीजन की बात जहां तक है, ऑक्सीजन फिलहाल उपलब्ध है। जिन जिन अस्पतालों के बारे में कहा गया था कि वहां ऑक्सीजन नहीं है, उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो गई है। यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई दिक्कत मरीजों को नहीं आएगी। हालांकि जब तक ये उपलब्ध नहीं हुई, तब तक एक तरीके से ऐसी क्राइसिस थी जो छिपी हुई है, बाहर नहीं आई है, कई जाने भी गई, बहुत ज्यादा पैनिक हुआ। लेकिन अब जो है स्थिति जो है थोड़ी सी संभल गई है।
अब ये कितने समय तक है ऑक्सीजन की उपलब्धता ये कहना मुश्किल है, लेकिन अस्पतालों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। जिन जिन अस्पतालों में बताया गया था, दिल्ली का BL कपूर हो या दूसरे अस्पताल हो, मतलब जिन अस्पतालों की लिस्ट दिल्ली की सरकार ने दी थी, वहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब वो 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है, ये स्थिति जो है अभी साफ नहीं है। लेकिन एक जानकारी हमारे पास हुई है, अभी हमारे थोड़ी देर पहले एक नोडल अधिकारी से बात हुई है दिल्ली सरकार के, जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नोडल एजेंसी के तौर पे, वो नोडल अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता दिल्ली में हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता, टैंकर्स आ गए हैं, उनको दोबारा से जहां जहां अस्पतालों में रिफिल करने की जरूरत है, वो 48 घंटे के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए, अच्छी खबर है। और देखिए, इसी को लेकर के दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG के बीच बैठक हो रही है, खासतौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए और इसकी कमी ना हो, इसको लेकर के। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, CMD हैं ये फिनिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, जो स्थिति नजर आ रही है, देखिए बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन आ गई है। जिस तरीके से कल हमने देखा था कि ट्वीट्स हो रहे थे और खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस तरह से परेशान नजर आ रहे थे, अब तो कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जाएगी कि अब कम से कम हॉस्पिटल्स में इस तरह की सिचुएशन ना आए कि लाइफ सेविंग ऑक्सीजन ही उन्हें ना मिले। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं, वो इस तरह के बयान ट्वीट करेंगे तो और पैनिक क्रिएट होगा और ऑक्सीजन की कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। जब भी पैनिक होता है तो हमारा BMR बढ़ जाता है। BMR बढ़ने से, स्ट्रेस में आने से ऑक्सीजन जिसका सैचुरेशन 95+ होगा वो 95 से कम आ जाएगा। तो कृपया करके जनता को हमें भी समझाने की जरूरत है कि पैनिक ना हो। बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जिसको आप होम रेमेडी से, होम आइसोलेशन में बिना ऑक्सीजन के ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर हम पैनिक क्रिएट करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। उनको फोकस करना चाहिए, इंटरनली डिस्कस करना चाहिए, ना कि पब्लिक में कि हमारे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो जिन लोगों को जरूरत नहीं होगी वो भी अस्पताल पहुंच जाएंगे और जिनको जरूरत नहीं होगी वो भी स्टोर करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। तो इस समय ये चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सबको पब्लिक को संयम रखने की, सांत्वना देने की जरूरत है, सो दैट लोग पैनिक कम करें, कालाबाजारी कम हो और लोगों की सच में रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो मेरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं पब्लिक को भी कहूंगा कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, खास करके यंग एडल्ट है, कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, छाती में निमोनिया बहुत ज्यादा नहीं है, आपका CT स्कोर 10 से 12 तक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 से ज्यादा है और साथ में सिम्टम्स है, खांसी है, जुकाम है, चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तभी आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, खास करके ओल्ड एज के, जिनको 92 और 91 भी ऑक्सीजन के लिए नॉर्मल होता है। उनको हम बोलते हैं परमिसिव हाइपरकैप्निया। तो ऐसे पेशेंट को जरूरी नहीं 95% ऑक्सीजन चाहिए। तो कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में पैनिक क्रिएट हो रहा है। इस पैनिक को खत्म करने की जरूरत है, पैनिक को हटाने की जरूरत है। उसके लिए बड़े लोगों को, खासकर जो सामंजस्य गलत दिख रहा है राज्य सरकारों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में और डिफरेंट राज्य सरकारों में, कि हम यहाँ से नहीं भेजेंगे, वो उन्हें वहां नहीं भेजेंगे, सप्लाई वहां से नहीं आ रही है, और खुल के एक्सपोज होकर बातें पब्लिक में आ रही, ये और खतरनाक है। तो पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य चाहिए, राज्य सरकारों को बीच में सामंजस्य चाहिए और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज ये बीमारी अब रहेगी 2-3 महीने। ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनको निमोनिया हो चुका है, मे बी दे विल रिक्वायर फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसलिए हमें अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, रैंप अप करने की जरूरत है। क्या अन्य संसाधन है, कैसे हम सिलेंडर बढ़ा सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हॉस्पिटल के अंदर हम ऑक्सीजन जनरेटर लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना चाहिए और यही शायद सबके लिए। डॉक्टर गुप्ता, एक और चीज है, और अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि इस वक्त की स्थिति देख रहे हैं कि पिछली बार ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही थी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पर जाना पड़ रहा हो कोविड पेशेंट्स को, लेकिन इस वक्त लोगों के मन में यह बात आ रही है कि अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी। असल में ऑक्सीजन सिलेंडर कब जरूरी हो जाता है और किस वक्त लगाना चाहिए, ये अगर आप बता पाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक करें। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पैनिक ये हो रहा है कि जो भी बीमार पड़ रहा है तो उसको लग रहा है कि तो बेड नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो बेड बुक करना चालू कर देता है, भर्ती करने की सिफारिशें चालू कर देता है। VVIP लोग झूठ बोलते हैं कि मेरा सैचुरेशन 95 से कम हो गया, 90 हो गया, जबकि एक्चुअल सैचुरेशन 95 से प्लस ही होता है। और बहुत बार स्ट्रेस की वजह से जब पैनिक होता है तब भी 95 से कम होता है। तो 95 से कम होने का मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको रिलैक्स चाहिए, आपको दवाइयां चाहिए, ओरल मेडिकेशन चाहिए। अगर किसी की 92, 91 से कम हो रही है, इवन ओल्ड एज में खास करके हम लोग अलाउ करते हैं 91,
तक नॉर्मल मानते हैं, तो उन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, या जिनका सीटी में फाइंडिंग 15 से 18 है, 15 से ज्यादा हो गया है स्कोर, जो 4 स्कोर है, या सीवियरिटी डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, सांस का रेट तेज चल रहा है, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बीपी बहुत फॉल हो रहा है, आईसीयू में पेशेंट जा रहा है, तो या ऐसे लोग जिनको लंग्स दोनों खराब हो गए, तो ऐसे लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ना कि हेल्दी लोगों को। और मैं चाहूंगा, सबसे उम्मीद करूंगा कि घर में कृपया करके अगर आपको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी ऑक्सीजन इकट्ठा ना करें, उससे जिनको जरूरत होगी। मैं इसी पर आ रहा था डॉक्टर गुप्ता कि कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, कई जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों ने अपने घरों में भी सिलेंडर स्टोर कर लिए हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि मैं ऑक्सीजन खरीद के भरवा के रख लूं, तो बहुत सारे लोगों ने घरवा के रख लिया, उनको ऑपरेट करना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को। किसी के पास फ्लो मीटर नहीं लगा होगा, किसी को खोलना कैसे, बढ़ाना कैसे, क्या मॉनिटर करना है, ह्यूमिडिफायर लगा होना चाहिए। ऑक्सीजन को हम लोग ह्यूमिडिफाई करके पेशेंट को देते हैं, मतलब उसको वाटर के थ्रू पास होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर आपने स्टोर कर लिया, उसको यूज नहीं कर पा रहे, इट मींस आप किसी न किसी की जान को खतरे में डाल रहे, जिसको एक्चुअल जरूरत है उसको नहीं मिल पा रही। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके पैनिक क्रिएट ना करें, सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत उन्हीं को है जो 60 प्लस है, 50 प्लस है, अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट ना करें। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, इसी से कनेक्टेड सवाल भी है कि जब ऑक्सीजन की बात आती है तो उन लोगों के लिए ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है जिनके ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता है। इसी को देखते हुए जो अभी पैनिक सिचुएशन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ रेमडेसिविर की भी लेकर के यही स्थिति है, आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि रेमडेसिविर को क्या स्टॉक करें, नहीं करें, और करें तो किस सिचुएशन में? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्डेबल क्लास है, खास करके वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, पेशेंट सिक नहीं है, उसका जो सीटी स्कोर है वो 12 से कम है, या उसको निमोनिया ज्यादा नहीं है, या उसकी कोमोर्बिड कंडीशन ज्यादा नहीं, उनको भी वो रेमडेसिविर दिलवा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं। तो कृपया करके या इससे दिलवाएंगे तो रेमडेसिविर गायब हो गया, आपने देखा होगा। तो इसीलिए उनको चाहिए रेमडेसिविर जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जो कोमोर्बिड पेशेंट है, जिनका सीटी स्कोर 12 से 15 से ज्यादा है, जिसको निमोनिया हो रखा है, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जो आईसीयू में क्रिटिकल है, हर बंदे को रेमडेसिविर देंगे तो उसका मिसयूज होगा या ओवर यूज होगा, और कोई जुडिशियस यूज नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ मनी है और वेस्टेज ऑफ ड्रग है। डॉक्टर गुप्ता, ये पैनिक सिचुएशन के साथ साथ थोड़ी बहुत अवेयरनेस की भी कमी है क्या? अवेयरनेस की कमी और मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ बिल्कुल, हमें चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि रेमडेसिविर के यूज क्या है, कौन से पेशेंट को देनी है, फेविपिलू कौन से पेशेंट को देनी है, स्टेरॉइड किसको देने हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक आजकल पढ़ी लिखी बहुत है, तो गूगल करके और मैसेज देख के ओवर प्रिस्क्राइब करना, ओवर ट्रीट करने की कोशिश करती है, और पैनिक की वजह से भी ओवर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस पब्लिक के सामने ला देनी चाहिए, सो दैट लोगों को पता लग जाए कि अगर 12 से कम देते हो तो कोई फायदा नहीं हो। मैं बताऊंगा, रेमडेसिविर का कोई रामबाण नहीं है, इससे डेथ नहीं रुकती है, ये डेथ को प्रिवेंट नहीं करती। बहुत सारी स्टडी हो गई अभी तक, इतनी आई है, ये सिर्फ आपका हॉस्पिटल स्टे कम करती है। मतलब अगर आपको 10 दिन में पहले ठीक होने वाले थे, अगर आपको रेमडेसिविर मिल गई तो लगता है 8 दिन में ठीक हो जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको जान अगर नहीं बचनी होगी तो रामबाण नहीं है। तो कृपया करके भ्रांतियां ना फैलाएं। इवन अब तो देख रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन नहीं मिल रही है, ओवर लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फेविफ्लू नहीं मिल रही है, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो यूज हो रही थी तो उनको लोग ओवर इकट्ठा कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह की चीजों से कम बचना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर डीआर राय, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं आईएमए के, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर राय आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच अहमदाबाद से मेरे सहयोगी भूपेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अगर हम पूरे गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सिचुएशन क्या है? क्या वहां भी बहुत पैनिक हो रहा है? मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अहमदाबाद में जैसे सिविल अस्पताल है, तो वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन के टैंक लगा रखे हैं। सिविल अस्पताल में ही 60,000 लीटर की क्षमता वाली ये टैंक है, कोई 10,000 का है, कोई 20,000 का, इस तरह से अलग अलग टैंक लगा रखे हैं। और उसके अंदर अलार्म सिस्टम है, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है उन टैंकों के अंदर जो कंपनी है वो आके ऑक्सीजन फिलअप कर देती है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, और पूरा अस्पताल जो है वो सेंट्रलाइज है। तो सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कमी है प्राइवेट अस्पतालों में, जहां पर सिलेंडर सप्लाई होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्लायर की वजह से जो स्टॉक आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर रही। लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है, तो अब वो कमी भी पूरी हो गई है। रही बात रेमडेसिविर को लेकर, रेमडेसिविर की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि लोग घंटों कतार में खड़े होकर रेमडेसिविर लेने के लिए, जैसे कि कैडिला रेमडेसिविर यहाँ पर बनाता है, तो उसके बाहर
उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था 899 रुपए में, तो लोग 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहे। लेकिन चूंकि अब वो सिस्टम भी बंद कर दिया गया है, यहाँ पर सख्त हिदायत दे दी गई है कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां तो ये चीजें उपलब्ध भी है, प्राइवेट अस्पतालों में भी कलेक्टर की देखरेख में ये इंजेक्शन दिए जाएंगे। किसी भी इंडिविजुअल को अब ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेलिटी की गई है, मेल करना पड़ेगा कलेक्टर को, उसके जरिए उन्हें। चलिए, राज्य सरकार अपने स्तर पर हर वो कोशिश कर रही है कि पैनिक को कम से कम तर रखा जाए। लेकिन डॉक्टर राय, मैं आपके पास आऊंगा और जरा उपलब्धता की बात पर जब हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं सर, तो एक बात यह भी आती है, जैसा भूपेंद्र बता रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स के पास अपने प्लांट हैं, वहां पर वो उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस व्यवस्था को कायम रखना कितना मुश्किल है? क्या इसमें सिस्टमेटिक कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं कि हॉस्पिटल्स अपने अपने प्लांट लगा सकें? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। वाकई में इस वक्त महामारी की अवस्था बन चुकी है और देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। कभी भी नहीं सोचा था एज ए डॉक्टर होते हुए हमने कि सेकंड वेव हमारी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हमसे संभाले नहीं संभलेगी। लापरवाहियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमको दिन देखना पड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार को यह सोचना चाहिए था कि जब यूरोप से हमको इस प्रकार की समाचार मिल रहे थे कि सेकंड वेव बड़ी इंफेक्शियस है और ज्यादा खतरनाक है, तो हमको हर चीज का स्टॉक लेके चलना चाहिए था। अब देखिए, आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर किसी अस्पताल में खत्म हो जाता है, उसको रिप्लेस करने में 4-5 घंटे लग जाए और 4-5 घंटे के अंदर 2-4 अगर मरीज चले गए, तो ये हमारे लिए, डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए और देश के लिए शर्म की बात हो जाएगी। तो ये वाली स्थिति तो नहीं आनी चाहिए कभी भी। अभी उस प्रकार से आपने कहा कि कुछ लोगों ने अपने टेंट लगा के वहां पे टैंकर खड़े कर दिए हैं, वो भर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने भी वार फुटिंग के ऊपर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बिल्कुल बंद कर दिया है और सारी की सारी ऑक्सीजन हमको डाइवर्ट कर दिया मेडिकल की तरफ। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन मैं जनता से कहूंगा, जो हमको पता लगा है, जनता ने भी प्राइवेट अपने स्टॉकिस्ट से 4-4, 5-5 सिलेंडर लेके घर में रख लिए हैं। कृपा करके मैं हाथ जोड़ता हूं, आपको नहीं मालूम कि ऑक्सीजन कब देनी है और कितनी देनी है और कब तक देनी है। आप घर में अपने आप अपने मरीज के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, तो डॉक्टर जितनी ऑक्सीजन देना चाहेगा देगा। दूसरी चीज, अभी आपने रेमडेसिविर की बात कही। रेमडेसिविर ये रामबाण नहीं है। पता नहीं इसकी इतनी पब्लिसिटी कर दी कि 3 दिन पहले कहा गया कि ये 5,500 का इंजेक्शन हमने 3.5 का कर दिया है, 2400 वाला इंजेक्शन 899 का कर दिया है। भाई आपने तो कर दिया, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर काला बाजारी चल रही है। और मैंने आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से बार बार एक ही बात कही है, सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि कृपा करके रेमडेसिविर और दूसरी फेविफ्लू मेडिसिन सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में दीजिए जहां पर कोविड डेजिग्नेटेड है। किसी मरीज को रेमडेसिविर के लिए बाहर न जाना पड़े, एक मील लंबी लाइन में न लगना पड़े। एक तो देखिए, एक तो उसका मरीज वहां पे तड़फ रहा है अस्पताल में, दूसरा उसे घर वाले लाइन लगा के तड़फ रहे हैं। आप बताइए कितनी पैनिक की स्थिति हो जाएगी। हर अस्पताल के अंदर रेमडेसिविर इतना दीजिए, आप उसका स्टॉक लीजिए, उसको ऑडिटिंग करिए कि आपने किस पेशेंट को दिया, उसका आधार नंबर दीजिए। मैंने कहा, लेकिन काला बाजारी को रोकिए। देश वैसे ही बड़ी महामारी से तड़प रहा है और अगर रिश्तेदारों को और उनके प्रियजनों को लाइन में लग के इंजेक्शन लेने पड़े, वो भी 20-20 हजार के। अभी गाजियाबाद के अंदर भी मैं टीवी पे देख रहा था, गाजियाबाद के अंदर किसी लड़के को पकड़ा है जिसके पास 5-7 इंजेक्शन थे, जो 20,000 का एक इंजेक्शन बेच रहा था। अब बताइए ये क्या है? एक तरफ लोग बाग तड़फ रहे हैं इंजेक्शन के लिए, दूसरी तरफ आप काला बाजारी कर रहे हो। तो ये चीजें सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास मिसमैनेजमेंट तो डॉक्टर देखिए बहुत दिख रहा है, और ये हमें और आपके जानकारों के साथ भी ऐसी स्थिति है, मेरे खुद के जानकारों के साथ भी ऐसी स्थिति आ रही है, जिन्हें 15-15 हजार में रेमडेसिविर खरीदनी पड़ रही हो और फिर उसके बाद भी लाइफ नहीं बच पा रही है। लेकिन संकेत, मैं एक बार जरा सा आपका रुख करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कमी की बात राज्य सरकार लगातार कह रही है कि जितनी उन्हें जरूरत है उससे कम उन्हें मुहैया हो रही है। वहां पर भी क्या आने वाले वक्त में ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, इसके कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कुछ एक जगहों से, मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ एक अस्पतालों से खबरें आई थी कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है।
महाराष्ट्र सरकार भी लगातार ये कह रही थी कि करीब 1500 मेट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत है, लेकिन सिर्फ 1250 मेट्रिक टन ही उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई थी। लेकिन अब अगर मैं मुंबई के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एक राहत की खबर ये आई है कि बीएमसी के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मुंबई में 235 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और जल्द ही उनके पास जामनगर का जो प्लांट है, इसके अलावा विशाखापट्टनम का प्लांट है, वहां से 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। यानी कि मुंबई में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। इस तरीके की बातें बीएमसी की तरफ से और सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करूं तो यहां पर हमने देखा है कि लगातार इसको लेकर राजनीति हुई है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था केंद्र सरकार के ऊपर कि यहाँ के जो कंपनियों के मालिक हैं उनको दबाव बनाया जा रहा है कि वो इन इंजेक्शनों को महाराष्ट्र में सप्लाई ना करें। साथ ही साथ जवाब भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी लगातार आरोप लगाए गए थे। तो इस तरीके की चीजें देखने को महाराष्ट्र में मिल रही है। एक स्याह हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। तो राजनीतिज्ञ जो हैं वो कम से कम इस तरह की स्थिति में ना उलझें और पैनिक की सिचुएशन कम से कम हो, यह उनकी भी जिम्मेदारी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये बताने की कोशिश की कि अब जमीन पर क्या हालात है, कितनी पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी नॉर्मलसी तो है ही है और आने वाले वक्त में कोई स्टॉक की कमी ना हो, इस पर भी पूरी कोशिश इसको लेकर के की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।